तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। गाज़ा पट्टी या फिर यूं कहे कि गाज़ा, ये नाम 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार जोरों पर चर्चा में है। ये गाज़ा पट्टी है क्या और क्यों इसी गाज़ा पट्टी से हमेशा इजराइल पर हमले होते हैं? अगर पूरे नक्शे को आप देखें 1948 के बाद, तो एक तरफ इजराइल की आबादी अब करीब 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, और अगर फ़िलिस्तीनियों की आप तादाद देखें, आबादी देखें इस वक्त वहाँ, तो करीब करीब 55 लाख के आसपास या 60 लाख के आसपास है टोटल फ़िलिस्तीनी। मतलब इजराइलियों की आबादी की तादाद ज़्यादा है। हालांकि 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ था, तब इजराइल के पास 44% लैंड था पूरा इस फ़िलिस्तीन का। आज 80% लैंड पर इजराइल का कब्जा है और सिर्फ 12% पर फ़िलिस्तीनियों का। 8% जहाँ पर यरूशलेम है वो यूएन के कब्ज़े में है, मतलब यूएन के अधीन है। तो इजराइल के पास आज भी 80% ज़मीन है और 12% में सिमटा हुआ है फ़िलिस्तीन। और इस 12% में भी फ़िलिस्तीन के पास सिर्फ 2 इलाके हैं। आप इनको शहर बोलिए, कुछ और बोलिए, 2 ही है। और इन दोनों का नाम है, एक का नाम है गाज़ा, गाज़ा पट्टी, और दूसरे का नाम है वेस्ट बैंक। गाज़ा पट्टी बिल्कुल इजराइल के साउथ में है और वेस्ट बैंक बिल्कुल ईस्ट में है। लेकिन नाम कभी वेस्ट बैंक का नहीं आता किसी जंग में, किसी ऐसी हलचल में। क्यों? और हमेशा गाज़ा का नाम आता है, क्यों? गाज़ा पर हुकूमत किसकी है? गाज़ा कंट्रोल में किसके है? क्योंकि अभी लगातार आप खबर देख रहे हैं कि इजराइल ने अब बिजली, पानी, दूर संचार सब बंद कर दिया गाज़ा के लिए। तो इजराइल कौन होता है ये सब बंद करने वाला? क्या इजराइल ये सारी चीज़ें गाज़ा पट्टी को मुहैया कराता है, जबकि गाज़ा तो फ़िलिस्तीन के अंडर में आता है? तो इजराइल की हुकूमत तो है नहीं। तो बड़ा घालमेल और बड़े सारे उलझन है इसमें। तो इसी उलझन को आज पूरी तरह से सुलझाने की आपके सामने कोशिश करता हूँ। असल में 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, उसके बाद 19 साल बाद ही, मैंने डिटेल में कहानी सुना रखी है पहले आपको, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो 48 के बाद 1967 में इजराइल को उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के ज़रिए पता चला कि कुछ अरब देश इजराइल पर हमला करने के चक्कर में है। अच्छा, इजराइल जहाँ पर गठन हुआ है वो भी ऐसे है कि वो सेंटर में चारों तरफ अरब मुल्क हैं। इजराइल छोटा सा, तो हमेशा हर वक्त उसको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ सीरिया है, फिर ईरान उधर, तो तमाम देश, और बीच में इजराइल। तो अरब देशों के साथ उसको ये है कि अपना वजूद, अपने अस्तित्व को तो बना के रखना है। तो 67 में मोसाद और फिर उसके दोस्त अमेरिका की तरफ से भी खबर मिली है इजराइल को कि तुम्हारे ऊपर मिस्र ख़ास तौर पर हमला कर रहा है, और फिर बाकी और देश इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इजराइल को लगा कि अगर अरब देशों ने हमला कर दिया, क्योंकि उस हमले की वजह ये बताई गई कि जो 1947 में इजराइल, 48 में इजराइल बना, उसको अरब देशों ने मान्यता नहीं दी और वो चाहते थे कि उनको यहाँ से खदेड़ दें। तो इसी के लिए पूरी तैयारी की गई। और फिर ये भी था कि इजराइल को भी बने हुए 19 साल हुए हैं, ये और ज़्यादा अपने आप को तरक्की ना कर ले, मजबूत ना हो जाए, तो उससे पहले ही इस पर हमला करके इजराइल को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो इजराइल को ये खबर मिली। इजराइल को लगा कि अगर अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया तो शायद वो इस हमले का जवाब नहीं दे पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक भी हो गया तो उनके सारे एयरबेस, सारे वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो बचने का एक ही तरीका था इजराइल के पास, और वो ये कि इससे पहले कि दुश्मन देश हमला करे वो खुद हमला करते। मामला रिस्की था, क्योंकि ये भी था कि कंफर्म नहीं है कि वाकई अरब देश हमला करने जा रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर वो इजराइल पहले हमला कर देता और बाद में पता चलता है कि अरब देश का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो इंटरनेशनल फोरम पर फिर भद्द पिट जाएगी इजराइल की। लेकिन ये भी ख़तरा था कि अगर वो पहले हमला करें तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आखिरकार इजराइल ने तय किया कि वो अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की इंफॉर्मेशन पर आगे बढ़ेगी, और इससे पहले कि अरब देश उस पर हमला करे वो हमला कर देगी। 6 जून 1967
6 जून 1967 की तारीख तय की गई और अचानक इजराइल ने मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इन सब पर बमबारी कर दी। इसके जो फाइटर प्लेन थे, इन असल में इजराइल की सोच ये थी कि चाहे वो मिस्र हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, अगर इनके एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया जाए तो फिर लड़ाई ज़मीन पर रह जाएगी और उसमें देख लिया जाएगा। और अगर उन्होंने पलट के एयरफोर्स से हमला किया तो फिर इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए पहले खुद हमला करने की ठानी इजराइल ने और उसने अपने एयरफोर्स के थ्रू, अपने लड़ाके जेट के ज़रिए मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर बमबारी कर दी, ख़ासतौर पर उनके जो जहाँ पे सारे एयरफोर्स के बेड़े होते हैं। पहले दिन के इस हमले में करीब 600 लड़ाकू विमान को तहस नहस कर दिया इजराइल। तो हवाई ताकत लगभग इन 3 देशों की ख़त्म हो गई जहाँ से वो इजराइल पर हमला करते। अब ये अचानक समझ ही में नहीं आया इन तीनों देशों को कि ये कैसे हो गया, तो वो तैयार भी नहीं थे पलट कर वार करने के लिए। लेकिन अब आसमानी जंग ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने उनके एयरफोर्स को तबाह कर दिया इजराइल ने। अब ज़मीन पर आई तो लगा था कि कहाँ इजराइल टिकेगा, लेकिन इस आसमानी जंग की वजह से इजराइल ताकतवर हो गया और उसने फिर ज़मीन पर खदेड़ दिया। अरब देशों के बाद में और भी देश इसमें शामिल हुए थे। सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर उसने लगभग उनको बैकफुट पे ला दिया था। फिर बाद में इसमें इंटरनेशनल जो बाकी सुपर पावर कंट्री थे, यूएन था, ये सब कूदे और आखिरकार 10 जून को बुलाया गया इजराइल और अरब देशों को कहा गया कि भैया जंग रोको, समझौता करो। तो ये सब जंग वंग 11 जून को, ये 10 जून को समझौता हुआ, उसके बाद जंग रुक गई। तो सिर्फ 6 दिन, लेकिन इन 6 दिनों में इजराइल ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उसमें मिस्र का भी इलाका था, उसमें जॉर्डन का भी इलाका था, उसमें कुछ सीरिया का भी इलाका था। लेकिन अब इंटरनेशनल रूल आया तो कहा गया भैया इन इलाकों को वापस करो क्योंकि आप रख नहीं सकते। तो उसमें गाज़ा पट्टी भी था जो उसने कब्जा किया था और बाकी चीज़ें थी, वेस्ट बैंक भी था। तो अब जब इंटरनेशनल रूल आया तो फिर बाकी तो मिस्र, जॉर्डन, इन सबको दे दिया, लेकिन गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया इजराइल और अब गाज़ा पट्टी उसके पास। इसके अलावा फ़िलिस्तीन की और भी बहुत सारी ज़मीन थी जो उसने कब्जा कर दिया, तभी वो 80% ज़मीन पर आज कब्जे का मालिक है। तो अब गाज़ा पट्टी पर 1967 में इजराइल का कब्जा हो चुका था। इसके बाद इजरायली वहाँ पे रह रहे थे। अब गाज़ा पट्टी की कहानी ये थी कि जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ तो समझौते हुए, कैसे क्या, अंग्रेज़ों ने वही सारे चीज़ें की। तो ये हुआ कि जो गाज़ा पट्टी, एक पट्टी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ज़मीन की एक पट्टी है और इस गाज़ा पट्टी में साउथ में है ये इजराइल के, और एक तरफ मिस्र की इसकी सीमा लगती है समुद्री, 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ और एक तरफ मिस्र से। तो एक पट्टी है ज़मीन का। तो 48 में जब हुआ तो ये तय हुआ कि जितने भी अरब मुस्लिम हैं जो फ़िलिस्तीन में रहते हैं वो सब गाज़ा पट्टी में रहने चले जाएंगे। जैसे अपने बंटवारे के वक्त बहुत सारे इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उसी तरीके से जो अरब मुस्लिम है वो गाज़ा पट्टी में आएंगे और जो यहूदी हैं वहाँ पर रह रहे हैं वो यहूदी इजराइल में चले जाएंगे। तो ये समझौता हुआ तो बहुत सारे यहूदी उन्होंने गाज़ा छोड़ दिया और वो अपने इजराइल में चले गए, नए देश में। और बहुत सारे जो उस वक्त इजराइल नहीं था जहाँ रह रहे थे वो मुस्लिम गाज़ा पट्टी की तरफ लौट आए और वो गाज़ा में रहने लगे। तो 48 से पहले इस गाज़ा पर मिस्र की हुकूमत थी, ये मिस्र के कब्ज़े में था। लेकिन 67 का जब ये जंग हुई तो मिस्र से ये इजराइल ने जीत लिया और अब इजराइल के कब्ज़े में आ गया। उसके बाद ये कब्ज़ा चलता रहा 67 से लेकर सब कुछ। फिर 93 उसमें एक ओस्लो जो समझौता हुआ फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो उसमें ये मान लिया इजराइल ने कि ठीक है हमने इसको कब्ज़ा किया था, हम इसको छोड़ देंगे। उसमें बहुत सारे समझौते हुए थे। तो उसी के बाद फिर इजराइल ने कहा कि ठीक है हम गाज़ा पर अपना जो पकड़ है उसको छोड़ देंगे और गाज़ा को हम हवाले कर देंगे। तो फिर 2005 में इजराइल ने गाज़ा पट्टी में जितने भी इजरायली रह रहे थे उनको कहा कि अब आप वहाँ से निकलो और आ जाओ। अच्छा, कब्ज़ा करने के बाद यहूदियों को वहाँ बसाना शुरू कर दिया था मुसलमानों के बीच में इजराइल ने।
लेकिन अब समझौता हुआ था कि 1994 में ये समझौता हुआ इजराइल और उसमें ओस्लो समझौते के तहत, तो उसमें गाज़ा पट्टी को फ़िलिस्तीन को सौंपने के लिए रजामंदी दे दी। बदले में बहुत सारी चीज़ें इजराइल को मिली थी। फरवरी 2005 में इजराइल ने गाज़ा पट्टी से अपने यहूदियों को बुलाना शुरू किया और 12 सितंबर 2005 कैबिनेट ने मंजूरी दी कि अब गाज़ा जो है वो ऑफिशियली फ़िलिस्तीन का होगा। और वहाँ से उन्होंने अपनी सारी सेना को बुला लिया, जो यहूदी बस्तियाँ थी उसको भी बर्बाद कर दिया, और अब वो पूरी तरह के फ़िलिस्तीन को दे दिया गया, गाज़ा पट्टी को। 2005 की बात है, 12 सितंबर। उसके बाद से 10 की 10 चली आ रही। तब 2004 तक यासिर अराफात भी थे, जो PLO के लीडर थे, फ़िलिस्तीन के नेता थे, राष्ट्रपति थे। तो पहले 48 से पहले गाज़ा पर मिस्र का, 1900 में गाज़ा पर हुकूमत ओटन साम्राज्य यानी कि जो तुर्की हैं उनके, फिर 48 से 67 तक आपके फ़िलिस्तीनियों का रहा, मतलब मिस्र के ही थ्रू। 67 से फिर आ गया अब इजराइल का कब्ज़ा। 2005 में वापस गाज़ा को आज़ाद कर दिया इजराइल ने। अब वहाँ पर ये अपनी ये है कि आप हुकूमत बनाइए, लेकिन शर्तें एक रख दी। इजराइल भी बहुत होशियार था, उसने ये किया कि गाज़ा खाली तो कर दिया, लेकिन यहाँ एक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी नाम से एक संगठन होगा जो चुनाव लड़ेंगे वो यहाँ के लोग, और वो हुकूमत चलाएगी। तो फिर चुनाव हुआ, उसमें पहले PLO जीते, लेकिन 2006 में हमास ने चुनाव लड़ा और यहाँ जीत गया। 5 में गाज़ा को आज़ाद किया था इजराइल ने, और 6 में हमास वहाँ जीत गया। लेकिन सवाल है कि गाज़ा को अगर इजराइल ने आज़ाद कर दिया तो क्या गाज़ा पूरी तरह से आज़ाद हो गया था? नहीं। इजराइल ने यहाँ भी कई शर्तें रख दी। उसने कहा ठीक है, फ़िलिस्तीन के लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, अपनी इनकी वो होगी, और लेकिन इसका पूरा एयर मतलब हवाई सुरक्षा वो कब्ज़े में रहेगा इजराइल के। इसके समुद्री रास्ते से जो सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी भी वो करेंगे। बस ये है कि इजरायली फ़ौज वहाँ नहीं जाएगी, वो अपने सारे बेड़े को वापस कर लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने पास रखी, एयरफोर्स से लेके बाकी, क्योंकि पहले ही एक समझौता हो चुका था कि फ़िलिस्तीन अपनी सेना बनाएगी नहीं। तो आज़ाद करने के बाद भी कई मामलों में ग़ुलाम रखा गया, और सबसे बड़ी ग़ुलामी ये थी, और इसी में सारी चीज़ें छुपी है कि क्यों गाज़ा से ही इजराइल पर हमले होते हैं। वो ये है कि जब ये 2005 में समझौता हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई थी। एक कि गाज़ा को बिजली, पानी, दूर संचार यानी सारा कम्युनिकेशन, ये सब इजराइल प्रोवाइड कराएगा। मतलब उनकी बिजली का कनेक्शन, बिजली पानी यार इजराइल की तरफ से जाएगा। उनको बिजली और पानी के अलावा सारे मोबाइल सिस्टम और ये जो नेटवर्क है सारा, ये भी इजराइल देगा। जो इजराइल में सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो सारी चीज़ें तो गाज़ा जाएंगी। लेकिन गाज़ा में भी कृषि भी है, खेती भी है, एग्रीकल्चर है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन वो जब गाज़ा से इजराइल आएगी या किसी और देश भेजी जाएगी तो इजराइल से परमिशन लेना पड़ेगा। तो मतलब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि जो गाज़ा है वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं भेज सकता बिना इजराइल के पूछे हुए, और इजराइल जो है वो वहाँ अपने सामान बेच सकता है। गाज़ा को बिजली इजराइल सप्लाई करेगा, पानी वो सप्लाई करेगा, दूर संचार वो करेगा, जो ज़रूरत की और भी चीज़ें हैं वो करेगा। तो हर चीज़ के लिए आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इजराइल पर। तो जब ये शर्तें और ये चीज़ें धीरे धीरे आई तो इसका गाज़ा के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब हमारा ये अपना एक आज़ाद देश है, फ़िलिस्तीन है, तो फिर हम तुम्हारी शर्तें क्यों मानें? हम अपनी बिजली, पानी, नेटवर्क, बाकी चीज़ें, बिज़नेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इसका हमें राइट होना चाहिए। लेकिन ये सारे अधिकार, सारे राइट इजराइल के पास हैं। तो इसी को लेकर फिर यासिर अराफात की मौत के बाद जब हमास आया तो हमास ने इन मुद्दों को उठाया, क्योंकि लोग नाराज़ थे, बहुत सारे बिजनेसमैन भी थे। तो धीरे धीरे उसने इन सारी चीज़ों को उठाया कि ये कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन कब्ज़ा उसने खुद कर रखा है। तो इसीलिए लगभग 35-40 मील की ज़मीन का टुकड़ा है, इसीलिए पट्टी कहते हैं। लेकिन 23 लाख की आबादी है, 23 लाख, और उसमें 23 लाख में
लगभग यहाँ सारे अरब मुस्लिम हैं, इसमें कोई यहूदी नहीं है, क्योंकि जो यहूदी थे वो छोड़कर चले गए। तो अब इस 35-40 मील के ज़मीन के टुकड़े पर फ़िलिस्तीन, आधा फ़िलिस्तीन बसा हुआ, दो ही जगह फ़िलिस्तीन बसा हुआ है, तो आधा बसा हुआ ये है साउथ इज़राइल का। और इसीलिए जब इनके ये सारे हक मारे गए तो वो हमेशा गुस्सा होते हैं, और बदले में अब चूँकि वहाँ हमास की हुकूमत है, 2006 से हमास को जितने पश्चिमी देश हैं सभी ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तब हमास जब तब हमले करता है इसी चीज़ों को मांगते हुए कि एक तो ये हमें पूरी तरह से आप इन सारी चीज़ों से भी वो तो जो बंदिशें हटाओ, और दूसरा आप घुसपैठिए, आप बाहर से आए, आप हमारी ज़मीन खाली करो। तो ये लड़ाई है जिसकी वजह से गाज़ा से ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन शुरू जो मैंने बताया कि दो ही जगह है वहाँ पर, एक हो गया गाज़ा और दूसरा है वेस्ट बैंक। तो पहले तो गाज़ा की पूरी कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो गाज़ा में जो बिजली पानी, इसीलिए इजराइल जो कहता है कि हम बिजली पानी ये सब रोक देंगे, तो उसकी वजह यही है कि इन सारी चीज़ों का कंट्रोल उसके पास है, और इसी कंट्रोल की वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो नाराज़ रहते हैं। तो अब सवाल ये कि अगर फ़िलिस्तीन के सिर्फ दो ही पार्ट हैं, एक गाज़ा पट्टी और दूसरा वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक नाराज़ क्यों नहीं होता और वेस्ट बैंक क्यों शांत रहता है, गाज़ा ही क्यों हमेशा गर्म रहता है? तो इसकी एक वजह है, जैसे साउथ में है गाज़ा, तो बिल्कुल ईस्ट में बिल्कुल दूसरे छोर पर है वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो है जहाँ पर वेस्ट बैंक है इसका जो बॉर्डर है, एक सीमा जो है वो लगता है इससे जॉर्डन से, और जॉर्डन का एक वेस्टर्न वो है, मतलब पश्चिमी तट, समुद्री किनारा। तो जॉर्डन बॉर्डर से लगता है वेस्ट बैंक और उसका समुद्री का पश्चिमी किनारा लगता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेस्ट बैंक, क्योंकि जॉर्डन के वेस्टर्न बैंक से ये सटा हुआ है। तो अब इसका नाम रखा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में ज़मीन ज़्यादा है, इसके ज़मीन का जो पूरा एरिया 5860 वर्ग किलोमीटर, मानी 5860 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है, और इसकी टोटल आबादी है करीब 30 लाख। लेकिन गाज़ा से ये एक मायने में बिल्कुल अलग है। वो इसलिए कि जब वेस्ट बैंक बसा, और वेस्ट बैंक के पास ही है आपके ये हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट यानी यरूशलेम, जो वो 35 किलोमीटर के ज़मीन का एक टुकड़ा, 35 एकड़ का, जिस पे यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों की आस्थाएं हैं। एक तो वो जगह ऐसा है यूएन के कब्जे में, इसलिए वहाँ वायलेंस नहीं होता, कभी कभी पत्थरबाजी होती है, और उसी के पास है वेस्ट बैंक। लेकिन वेस्ट बैंक शांत रहता है, उसकी वजह ये है कि वेस्ट बैंक में ज़मीन का काफ़ी टुकड़ा है, बड़ा है एरिया है ये गाज़ा के मुकाबले। तो यहाँ पर इजराइल ने ये किया, उन्होंने कहा कि यहूदियों की बस्तियां बसाते हैं, और यहाँ करीब करीब 150-200 उन्होंने यहूदियों की अलग अलग जगहों पर बस्तियां बसानी शुरू कर दी, जिसका फ़िलिस्तीनियों ने विरोध किया। इसलिए विरोध किया, उन्होंने कहा आपका इजराइल तो बन गया, दो टुकड़े हो गए, आपको अपनी ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया था, तो अब आप हमारे अंदर क्यों घुस रहे हो? लेकिन इतनी जंगें हुई, जैसे 67 में भी जो जंग हुई अरब के ख़िलाफ़, उसमें भी वेस्ट बैंक का काफ़ी हिस्सा इजराइल के कब्ज़े में आ गया। तभी तो वो 48 से 44% से लेकर 80% ज़मीन पर अभी कब्ज़ा उसी का है। तो वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियां बसानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये हुआ कि इस वक्त वेस्ट बैंक की कुल आबादी है 30 लाख। इन 30 लाख में से 4 लाख यहूदी हैं। गाज़ा में बिल्कुल नहीं है, वहाँ सारे अरब मुस्लिम हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में एक बड़ी पॉपुलेशन 4 लाख, यहाँ कुछ क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, हालांकि लगभग 20-22-23 लाख मुस्लिम हैं अरब, लेकिन 4 लाख यहूदी फैमिली भी यहाँ रहती है, और ये लोग उसके बराबर में यरूशलेम भी है। तो यहाँ पर एक तरह से पॉपुलेशन थोड़ा दोनों तरफ से है, और दोनों आपस में कुछ लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ का विरोध करते हैं कि जब इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा देश आपका बन ही गया है, तो आप कम से कम वेस्ट बैंक की ज़मीन पर कब्जा मत करो। इसको लेके विरोध भी शुरू हुआ है, यूएन में भी ये मामला गया, और यूएन ने आपत्ति की इस बात पर कि जब सब कुछ बंटवारा हो चुका है तो आप वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां क्यों बसा रहे हो?
इसको लेकर मामला चला और दुनिया भर के देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने भी इसका विरोध किया, लेकिन 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने पहली बार नेतन्याहू या जो भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल को, उन्होंने कहा कि हम इजराइल की इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि वो वेस्ट बैंक में अपनी यहूदी बस्तियां बसाएं। हालांकि अमेरिका का बाकी के आने वाले प्रेसिडेंट का ये स्टैंड नहीं रहा, जो बाइडन का नहीं है, लेकिन ट्रंप का था। बाकी ट्रंप को छोड़कर चाहे वो यूएन हो या ब्रिटेन हो या बाकी देश हो, उन्होंने इसका विरोध किया कि वेस्ट बैंक एक फ़िलिस्तीनी पार्ट है, वहाँ यहूदी बस्तियाँ न बसाई जाएँ। लेकिन जब अमेरिका का सपोर्ट मिला तो फिर इजराइल के पार्लियामेंट में इसको लेके एक रेजोल्यूशन भी पास होना था कि अब हम वेस्ट बैंक में भी अपनी सारी बस्तियाँ बसाएंगे। तो आने वाले वक्त में हो सकता है धीरे धीरे वेस्ट बैंक का भी एक बड़ा इलाका इजरायलियों के कब्जे में हो। लेकिन चूँकि वहाँ यहूदी भी है और अरब मुस्लिम भी है और उनका वहाँ पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है जो गाज़ा के ऊपर है कि बिजली, पानी, टेलीफोन, ये वो लाइनें हम सब आपको देंगे, आप हम पे डिपेंडेंट हो, तो वहाँ ऐसी चीज़ें हैं नहीं इतनी, इसलिए वो लोग शांत रहते हैं। गाज़ा में उधर हमास का भी कोई रोल नहीं है, वहाँ पे मतलब एक जो पीए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत एक जो चलती है वो है और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है। तो वहाँ कोई हमास की भी ना दखल है ना हुकूमत है, हमास वहाँ इतना ताकतवर है ही नहीं जो गाज़ा में है, क्योंकि गाज़ा में उसकी हुकूमत है। तो एक तो हमास के ना होने से भी वेस्ट बैंक में पीस है, शांति है, और गाज़ा में इसलिए है क्योंकि एक तरफ इजराइल ने इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं आपके जीने पर, और दूसरी तरफ हमास है जो लड़ाई लड़ रहा है लगातार कि तुम हमें को हमारी ज़मीन जो है वो वापस करो। और इसी वजह से हमेशा इजराइल में जब भी उथल पुथल होता है तो वो गाज़ा की तरफ से होता है, वेस्ट बैंक की तरफ से कभी नहीं। कभी कभी हाँ, कुछ बस्तियाँ अगर यहूदियों की बस रही हैं तो पत्थरबाजी ज़रूर हो जाती है, जो यरूशलेम में भी होती है, लेकिन वहाँ से कभी रॉकेट या इस तरह के हिंसा देखने को नहीं मिली। तो इजराइल के कुल 2 ही इलाके, एक वेस्ट बैंक, एक गाज़ा, और अगर जैसे 30 लाख गाज़ा में आबादी है, बल्कि 23 लाख सॉरी, और उधर 30 लाख, 30 में से करीब 5 लाख आप हटा दीजिए, 4 लाख यहूदी हैं, 1 लाख के करीब क्रिश्चियन हैं, तो 30 में से 5, 25 और 23, 48 लाख आबादी है इस वक्त अरब मुस्लिमों की टोटल फ़िलिस्तीन। और टोटल फ़िलिस्तीन के पास जो ज़मीन अगर किलोमीटर में देखें तो 5860 वर्ग किलोमीटर ये हुआ, और 40 इसमें और जोड़ दीजिए तो 60 और 40 लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर पूरी ज़मीन है, और टोटल 48 लाख की आबादी फ़िलिस्तीनियों की, और शहर के नाम पर 2 शहर भी कह सकते हैं, इन दोनों को देश भी कह सकते हैं, एक वेस्ट बैंक, एक गाज़ा पट्टी। तो ये थी पूरी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुयाश कुमार जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुयाश कुमार जी। और ये भेजा है पल्लवी कुमारी जी ने, उनके हस्बैंड है सुयाश, एंड थैंक यू आपके इस मेल के लिए। और ये नीदरलैंड से है, और नीदरलैंड जो है हमारी आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने भी आई हुई है यहाँ पर। एक मैच हमारा और इंडिया का भी होगा, और हमारा जो लास्ट लीग मैच है शायद वो नीदरलैंड से ही है, तो थैंक यू। इसके अलावा अनिल कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनिल जी। श्रुति गर्ग, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे श्रुति, और ये भेजा है मोहसिन ने। साथ ही कमाल खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमाल, और ये भेजा है विष्णु कुमार ने। साथ ही पल्लवी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पल्लवी, और भेजा है ये मोनू और राजकुमार ने। इसके साथ ही योगेश जी सूरत से हैं, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। साथ ही योगी बालदा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नूर जहां रहमान, ये बांग्लादेश हैं, एंड थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए नूर। साथ ही संजू हैं ये मैनचेस्टर से, तो थैंक यू सो मच संजू भाई इस मेल के लिए। इसके अलावा प्रशांत कुमार, लेटेस्ट इंडिया में आखिरी फांसी कब दी गई, इन्होंने सवाल पूछा है। तो आखिरी फांसी जो है वो वही है जो निर्भया कांड में दिया गया था, 4 लोगों को एक साथ 2020 में, और उसके बाद से अभी तक किसी को फांसी दी नहीं गई। लेकिन फांसी की वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी सब पेंडिंग है अलग अलग स्टेज पर।
तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।